गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट का वो है अपक्षय। अपक्षय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि प्राकृतिक रूप से होती है। ये प्राकृतिक प्रक्रिया रासायनिक रूप से, यांत्रिक रूप से, भौतिक रूप से कार्य करती है। अब ये जो अपक्षय होता है ये टूट फूट से संबंधित है। देखिए, हम सब कुछ ना कुछ सामने कई चीज़ें हमें सामने टूटती हुई दिखती हैं, लेकिन कई चीज़ें जिनका क्षरण या टूटन हो रहा होता है वो इतना धीमी गति से होता है कि हम उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। हो सकता है वो दिनों में हो, महीनों में हो, सालों में हो। तो वो प्रक्रिया इतनी धीमे गति से होती है, हमें वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हो सकता है हम उस पर इतना गौर ना करें। लेकिन कई बार एक प्रक्रिया इतनी तेज़ी से होती है जो कि हमें तुरंत समझ में आ जाती है कि कोई पत्थर टूट रहा है या कोई शिलाखंड चटक रही है। तो वो प्रक्रियाएं, तो ये प्रक्रिया भी दीर्घकालीन और लघुकालीन होती हैं। तो सबसे पहले जब हम एक शब्द सुनते हैं जो कि हम 6th स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आते हैं, टूट फूट होना या अपक्षय होना, अपक्षय के साथ एक और प्रक्रिया जुड़ी हुई है, वो कहलाती है अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन को हम सम्मिलित रूप से अनाच्छादन की प्रक्रिया कहते हैं। अब जो ये अपक्षय होता है या अपर्दन होता है, इसमें एक तीसरी प्रक्रिया और काम करती है, वो होती है सामूहिक स्थानांतरण। सामूहिक स्थानांतरण, कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कौन सा नया शब्द आ गया, आपने 11th में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम इसे समझ लेते हैं। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया कार्य करती है। तो गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के कारण वो सभी चीज़ों को नीचे की तरफ खिसकाएगी या खींचेगी। उस प्रक्रिया के कारण एक वस्तु का या कोई भी चीज़ हो, उसका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता रहता है। अब ये प्रक्रिया कई तरीके से कार्य कर सकती है, लेकिन जब टूट फूट होकर मलबा जो होता है, अगर वो कहीं और स्थानांतरित हो जाए तो वो अपक्षय से की प्रक्रिया से बाहर निकल जाता है, वो अपर्दन की प्रक्रिया में सम्मिलित कर लिया जाता है। सबसे पहले हम यह बात जो कर रहे हैं, क्योंकि हम अपक्षय पढ़ रहे हैं, अपर्दन हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तो फिलहाल हम अपक्षय के ऊपर ध्यान देते हैं। तो अपक्षय, देखिए, अपक्षय हमारे 3 तरीके से होता है। एक तो ऋतुचरण, ऋतु आप सभी जानते हैं जो मौसम का बदलाव होता है। एक होता है रासायनिक अपक्षय। रासायनिक अपक्षय में ज़्यादातर वियोजन होता है, मतलब घोलीकरण की प्रक्रिया काम करती है। और प्राणी वर्गीय, प्राणी तो हम हैं ही हैं, और इसमें प्राणी के द्वारा, मानव के द्वारा, जंतु के द्वारा, वनस्पति के द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो प्राणी वर्गीय में आएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आपको यही डायग्राम मेंशन करना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन का तरीका आपका अच्छा हो जाता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ऋतुचरण, जिसे हम कहते हैं भौतिक अपक्षय, विघटन, टूट फूट होना। अब ये होता है तापमान के कारण चट्टानों का टूटना। देखिए, आप बहुत लंबी प्रक्रिया को ना समझ के मैं एक छोटे रूप में आपको समझाती हूँ। दिन और रात का होना। दिन और रात कब होगी? मान लीजिए आप अभी बैठे हैं, मान लीजिए दिन निकल रहा है, क्योंकि हम जो क्लास लेते हैं वो दिन में लेते हैं, कई बार रात को भी हमें लेनी पड़ती है अगर नहीं बना पाते। तो दिन का टेम्परेचर और रात के टेम्परेचर में अंतर है ना। दिन के समय धूप खिल रही है, तो चट्टानें जितनी जल्दी गर्म होती हैं उतनी जल्दी ठंडी भी होती हैं, क्योंकि जो कण जितना आपस में सटा होगा वो एक से, मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है और इसमें ये चट्टानें हैं, ठीक है, आपस में क्या है, सटी हुई हैं, इनके बीच में गैप नहीं है, ठोस है। ठोस होगा तो गैप नहीं होगा। अब गैप नहीं होगा तो अगर ये गर्म हुई, पूरी गर्म हो गई, तो ये तुरंत इसको ताप भेज देगी। ये जैसे ही पूरी गर्म हो जाएगी ये इसको ताप दे देगी, तो जल्दी जल्दी एक से दूसरे में ये ताप की प्रक्रिया पूरे क्षेत्र में फैल जाएगी। अब जब पूरे में जल्दी फैल जाएगी तो वो क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाएगा। ये समय है दिन का। दिन के समय कैसी हो गई, चट्टान गर्म हो गई। अब रात, हम बात कर रहे हैं रात के समय की। जितनी जल्दी ये गर्म हुई उतनी जल्दी क्या होगी, जितनी जल्दी इसने सूर्य के ताप को ग्रहण किया, रात को उतनी ही तेज़ी से ताप को क्या करेगी, लौटा देगी, वापस करेगी। तो उतनी जल्दी ये कण क्या हो जाएंगे, गर्माहट से कैसे होने लगेंगे, ठंडे होने लगेंगे। तो चट्टान वाला देखते, पत्थर एकदम रात के समय ठंडा दिखता है और दिन के समय कितना गर्म हो जाता है। अब ये प्रक्रिया अगर सोचिए प्रतिदिन होगी, कभी ठंडी हो रही है, कभी गर्म हो रही है, कभी ठंडी हो रही है, तो क्या हो जाएगी, उसमें सिकुड़न आने लगी, दो परतों में के अंतर क्या आना लगेगा, डिफरेंस आने लगेगा, जिसके कारण वो क्षरण होने लगेगी, टूट फूट होने लगेगी। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमारी तापमान के कारण चट्टानों का टूटना। दूसरा है तुषार चीरण, चट्टानों में जल का प्रवेश। अब ये कैसे होगा, रात के समय आप देखिए इन दिनों में ओस पड़ रही है,
पानी पर, तो चट्टान के ऊपर कहीं भी अगर चट्टान में रंध्र है, मान लीजिए ये कोई चट्टान है और ये दूसरी चट्टान है, उनके बीच में ये जगह है, तो यहाँ पानी भर गया। दिन के समय तो ये पानी रहेगा क्योंकि गर्माहट है, लेकिन रात को ठंडक हो जाती है, क्या हो जाएगा, जम जाएगा। ये अब दिन में तो गर्म रहा, रात को जमेगा, तो गर्म और ठंडा फिर वही प्रक्रिया, इसके कारण होगा ये इस सतह को प्रभावित करेगा और इसमें टूट फूट करेगा। तो एक प्रक्रिया ये हो गई। दूसरी है दबाव या पिंड विच्छेदन। दबाव होगा, एक चट्टान ये है, एक ये है और एक ये, चट्टानों के ऊपर जब दबाव जैसे जैसे पड़ता है, तो ठोस चट्टान का दबाव होगा तो लंबे समय चलेगा, और कोमल का होगा तो कोमल वाली ऊपर से टूट फूट होगी, तो नीचे की सतह खुल जाएगी, नीचे की सतह खुल जाएगी तो उस पर वातावरणीय प्रभाव काम करेगा, तो उस पर भी टूट फूट होगी, तो वो कहलाता है दबाव। इसके कारण भी क्या हो रहा है, दबाव अगर बना रहेगा लंबे समय तक तो वो क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, दबाव जैसे ही कम होता है वहाँ टूट फूट की प्रक्रिया कार्य करने लगती है। तो एक कारक ये हो गया। दूसरा है अपशल्कन। अपशल्कन का मतलब आप सीधे सीधे साधारण शब्दों में समझ लीजिए, प्याज के छिलके की तरह टूटना। अब प्याज क्या होती है, मान लीजिए ये प्याज है, एक परत, दो परत, तीन परत, परत के अंदर परत होती है, पहले पहली परत निकलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो इसमें क्या होता है, चट्टान जो होती है परतों के रूप में टूटती है, क्योंकि पहले ऊपर की सतह पे प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो तापमान का पड़े, चाहे तो क्षारचीकरण का पड़े, चाहे दबाव का पड़े, तो उसके कारण क्या होगा, वो जो परतों के रूप में धीरे धीरे जो परत हट जाएगी तो नीचे की परत ऊपर आ जाएगी, फिर उस पर ही वही प्रक्रिया काम करेगी तो फिर वो टूट जाएगी, फिर नीचे की आएगी। तो एक परत दर रूप में, परत के रूप में जो प्रक्रिया काम करती है वो कहलाती है अपशल्कन। एक होता है घर्षण। एक चट्टान ये है, एक चट्टान ये, दोनों आ रही हैं और दोनों आपस में टकराएंगी तो घर्षण होगा ना। घर्षण होगा तो जो सतह टकराएगी उसमें क्या होगा, टुकड़े गिरेंगे कि नहीं, टूट के गिरेंगे, तो वही प्रक्रिया कहलाती है अपघर्षण। एक होती है अपपत्रण, जो मैंने अभी अपशल्कन और तापांतर के कारण, तो अपपत्रण में तो विशेष कार्य करेगा तापांतर का, लेकिन अपशल्कन में सारी प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया कार्य कर सकती है। तो ये तो हो गई हमारा, क्या हो गया, अपक्षय में जो पहला कारक है ऋतुचरण। और ऋतुचरण किसके, भौतिक अपक्षय। ये सारी प्रक्रिया जो कार्य करती है वो करती है किसके कारण, प्राकृतिक कारकों के कारण, इसमें मानवीय हस्तक्षेप कार्य नहीं करता है। अब इसमें हम दूसरी बात करेंगे रासायनिक अपक्षय की। रासायनिक अपक्षय मैंने वियोजन आपको बताया था, घोलीकरण वाली प्रक्रिया इसमें विशेष रूप से कार्य करेगी। ये भी 5 तरीके की हो रही है, ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, विलयन, घोलन की प्रक्रिया, ड्रिलिफिकेशन। जो ड्रिलिकेशन होता है, ड्रिल मतलब ड्रिलिंग करते हैं ना, आपने देखा हो, सबसे पहले हम ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए हमारा जो जल होता है उसका सूत्र क्या होता है, H2, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु। अगर ये किसी चट्टान पे जाके गिरेंगे तो जहाँ ऑक्सीजन के पत्रक काम करेंगे, ऑक्सीजन प्रक्रिया काम करेगी, तो वहाँ अगर लोहा अंश हुआ, मान लीजिए कोई चट्टान है और चट्टान के अंदर कोई छेद है, रिक्त स्थान है, तो जल प्रवेश कर गया और इस चट्टान में जो खनिज तत्व है उसमें लोहांश है मान लीजिए, तो वो क्या होगा, रासायनिक प्रक्रिया, जल के जब आप लोहे की बाल्टी में पानी भरते हो, लंबे समय तक भरा रहता है तो क्या जंग लग जाती है ना, और जंग लग के ही बाल्टी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। यही प्रक्रिया आप उस पर सोचो, चट्टान पे अगर उसमें लोहांश है तो पानी वहाँ जाके फिर से वो घोलेगा, उसको तोड़फोड़ रासायनिक प्रक्रिया करेगा, वो उस स्थान पर जगह क्या हो जाएगी, टूट फूट होगी और खाली हो जाएगी। तो वो कौन सी होती है, ऑक्सीकरण की। इसी प्रकार कार्बोनेटीकरण होता है, कार्बन के अणु कार्य करते हैं। जल योजन, जल अगर खारी है, मीठा है, तो उसमें टूट फूट की प्रक्रिया अलग तरीके से काम करती है। विलयन या घोलन, जैसे आप देखते हो ना, कोई चीज़, नमक का पानी आप किसी पे डालो या चीनी का पानी डालो, दोनों के जो किसी चीज़ को आपको जल्दी गलाना है तो नमक डाल देते हैं ना उसमें। तो ऐसे ही जहाँ नमक होता है वो क्या करता है, ज़्यादा कटाव का, तोड़ फोड़ का कार्य करता है। तो विलयन घोलन की प्रक्रिया काम करती है। या इसके लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, चूना प्रधान क्षेत्र है, जहाँ चूना मिलता है वहाँ पानी मिलते ही वो क्या घुल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके वो तेज़ी से वहाँ से टूट फूट करेगा उस क्षेत्र में। जिलिफिकेशन, ड्रिलिंग की प्रक्रिया, एक छेद हुआ फिर अंदर पानी प्रवेश करता जा रहा है घोलीकरण के कारण या आपके कार्बोनेटीकरण के कारण, लेकिन वो स्थान को क्या करेगा, तोड़ फोड़ करके खुला करता जाएगा, तो वो हो जाएगा डिलिक्विफिकेशन। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी रासायनिक प्रक्रियाएं। अब आ जाता है प्राणिकर्कीय, जिसमें हमारे मानवीय क्रियाकलाप, कुछ तो हम करते हैं, जैसे खुदाई कर रहे हैं, तो खुदाई कोई प्रकृति नहीं कि हमने कर दी, तो अपने आप ही तोड़ फोड़ कर दी, पत्थर को तोड़ रहे हैं,
अपन हथौड़ी से तोड़ रहे हैं या छेनी लेकर तोड़ रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं तोड़ फोड़ का काम, उसमें प्राकृतिक प्रक्रिया कार्य नहीं करे। कई बार जीव जंतु आपने देखे होंगे खुर से खरोंच देते हैं, रगड़ लेते हैं या अपने सींग लगाते हैं, तो कई प्रक्रिया के दौरान उसमें भी टूट फूट होती है। वनस्पति, मान लीजिए किसी पेड़ की जड़ ज़मीन में है और आप मकान बना रहे हो या कोई पत्थर हो, तो वो जड़ क्या करती है, उस क्षेत्र को तोड़ देती है। वो इतनी मजबूत पुरानी होती जाती है, उतनी अपनी शाखाओं, उसकी जड़ें मजबूत होती जाती हैं। आपके मान लीजिए घर बना लिया और कोई पुराना पेड़ रह गया, अब आप कभी भी उस पेड़ को जड़ से निकालने की कोशिश करेंगे तो आपका पूरा घर चटकन ले जाता है। क्यों? क्योंकि वो जगह खाली छोड़ दी उसने उस जगह की। तो वो भी क्या करते हैं, टूट फूट का कार्य में सहयोग करते हैं। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो अपक्षय की प्रक्रिया में 3 प्रमुख कार्य हैं, ऋतुचरण, रासायनिक अपक्षय और प्राणी वर्गीय या जैविक अपक्षय। ठीक है, ये आपको विशेष रूप से तीनों ध्यान रखने हैं और इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना है। अब बात करते हैं इसकी भाषा की। देखिए, चट्टानों का स्थैतिक रूप से टूटना अपक्षय कहलाता है। अपक्षय स्थैतिक होता है जबकि अपर्दन गतिक होता है। अब समझिए, स्थैतिक मतलब मान लीजिए ये कोई चट्टान है और इस पे ऋतु या रासायनिक कोई भी, तो कंकड़ पत्थर क्या होंगे, उसके आसपास ही गिरेंगे, कहीं और जाके नहीं गिरेंगे, यहीं इकट्ठे हो जाएंगे। तो स्थान विशेष पे ही एकत्रित रहेंगे, वो कहीं और मूवमेंट नहीं करेंगे, मतलब उसमें गति का कार्य नहीं, तो वो अपक्षय है। लेकिन यही मलबा अगर मान लो ऊपर से नदी आ रही है और इसको बहा के आगे तक ले जाए तो वो अपर्दन में हो जाएगा, ये अपक्षय। अपक्षय का मतलब टूट फूट हुई लेकिन मलबा कहाँ रहा, वहीं की वहीं रहा, तो वो क्या हो जाएगा, अपक्षय होता है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अपक्षय कैसा होता है, स्थैतिक होता है, स्थान विशेष पे होता है। अब इसमें आ गया, देखिए इन्हीं की प्रक्रिया जो कि मैंने आपको डिटेलिंग पहले ही समझा दी थी। तुषार चीरण, शीत शीतोष्ण प्रदेशों में तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में प्रक्रिया देखने को मिलेगी। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तुषार चीरण अर्थात चट्टानों का जो टूट फूट की प्रक्रिया है वो विशेष रूप से कार्य करती है। यहाँ क्या होता है, जल प्रवेश से चट्टानें अलग अलग भागों में टूट जाए। मैंने कहा था ना, पानी अंदर घुस जाएगा, फिर जमेगा तो वो क्या करेगा, दबाव डालेगा तो चट्टान को तोड़फोड़ करेगा ना। दूसरी, गुरुत्व शक्ति के कारण या निचले ढाल की ओर खिसकने के कारण भी मृदा सर्पण होता है। तो निचले भागों में इसका जमाव भग्नाश्म टेल्स कहलाता है, मतलब टूट फूट होकर जो जमाव हो जाएगा उसे वहाँ क्या कहते हैं, स्क्री कहते हैं या टेल्स कहते हैं। दूसरी बात करें हम इसमें, दूसरी प्रक्रिया अगर इसमें दूसरा पॉइंट बात करें तो सर्पण पंख या लावा प्रवाह, लावा का भी बहाव होता है। देखिए, गुरुत्वीय बल काम कर रहे हैं हम। भूस्खलन सामूहिक अपक्षय कहलाते हैं। इन्हें जलवायु अपक्षय, जल की मात्रा, ढाल का कोण सर्वाधिक। अब ढाल तीव्र होगा तो तेजी से नीचे खिसक जाएगा, मंद ढाल होगा तो मलबा वहीं इकट्ठा रह जाएगा। अब तीव्र ढाल कैसा होता है, ये तो हो गया ढाल तीव्र, जो भी चीज़ आएगी वो सीधे नीचे आएगी। अब मंद ढाल की बात करें, ऐसे, अब यहाँ से सरका यहाँ टिकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो ये तो हो गया मंद ढाल और ये हो गया हमारा तीव्र ढाल। तो ढाल पे भी डिपेंड करता है कैसी प्रक्रिया है। इसमें एक पॉइंट है अपदलन, अपशल्कन या अपपत्रण। तापान, मैंने कहा था इसमें विशेष रूप से तापमान कार्य करेगा। तापांतर के कारण चट्टानों का प्याज के छिलके के समान अलग अलग हो जाना, यह प्रक्रिया शुष्क, अर्धशुष्क और मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक कार्य करती है। भौतिक अपक्षय सर्वाधिक उष्ण एवं शुष्क मरुस्थलों में सर्वाधिक होता है, जबकि रासायनिक जो अपक्षय होगा वो कहाँ होगा, उष्ण और आर्द्र में, क्योंकि रसायन के लिए क्या चाहिए, घोलीकरण वाली प्रक्रिया तो जलीय क्षेत्र होना चाहिए। विशेष रूप से तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक होता है। शीत व शीतोष्ण प्रदेशों में भौतिक अपक्षय महत्वपूर्ण है तथा मानसूनी प्रदेशों में भौतिक व रासायनिक दोनों ही अपक्षय महत्वपूर्ण होते हैं। ध्रुवीय प्रदेशों में हिमाच्छादित किसी भी प्रकार का अपक्षय नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि ध्रुवीय प्रदेश में हिमाच्छादित किसी भी, क्योंकि वो तो जमा ही हुआ है, उसमें क्या अपक्षय, ना तो गोलीकरण होगा, पानी घुल पिघलेगा ही नहीं, तो क्या गोलीकरण, रासायनिक प्रक्रिया भी काम नहीं करेगी। चट्टानें इतनी नीचे बर्फ़ के नीचे दबी हुई हैं कि वहाँ पे वातावरणीय कारक भी कार्य नहीं करेंगे। तो इस वजह से हिमाच्छादित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का अपक्षय नहीं होता है। तो इस प्रकार जो अपक्षय किसे कहते हैं, विशेष रूप से अपक्षय चट्टानों का टूट फूट होकर अपने स्थान पर ही एकत्रित होना वो अपक्षय होता है।
किन किन कारकों से होता है उनके बारे में हमने चर्चा की। तो एक सामान्य जानकारी कि अपक्षय किसे कहते हैं और किन कारणों से और कहाँ कहाँ होता है, ये हमने इस टॉपिक में पढ़ा है। अगला टॉपिक हम समझेंगे अपर्दन। आज का टॉपिक हम यही करते हैं क्योंकि अगला टॉपिक क्योंकि इससे अलग है, तो अपर्दन का टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे।